आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है उत्तर वैदिक काल में कृषि और पशुपालन तथा व्यापारिक क्रियाएं। यानी कि कुल मिलाकर हम उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। और हम इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि भारत का इतिहास ही नहीं, पूरी विश्व का इतिहास, यानी कि जब भी इतिहास विषय की बात की जाए तो इतिहास विषय की शुरुआत प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल से शुरू होती है। और प्राग ऐतिहासिक काल को हम सामान्य भाषा में पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं। और प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है कि इतिहास का वह कालक्रम जिसके बारे में कोई भी लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है और उस समय किसी भी प्रकार की लेखन कला का अस्तित्व नहीं हुआ था, उस काल को हम बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। और प्राग ऐतिहासिक काल को हमने पाषाण काल नाम से जानते हैं। और पाषाण काल को भी कालक्रम के आधार पर हम तीन भागों में बांटते हैं। एक तो पूरा पाषाण काल, एक आता है मध्य पाषाण काल और एक आता है नव पाषाण काल। अब इस बात को हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि कृषि की शुरुआत नव पाषाण काल के दौरान हुई। ठीक, अब ये जो तीनों काल है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, इनका कालक्रम क्या रहा था। अब कुछ विद्वान इनका कालक्रम अलग बताते हैं तो कुछ अलग बताते हैं। बात करते हैं नव पाषाण काल की, तो सामान्यतः इसका जो कालक्रम माना जाता है वो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व के आसपास का कालक्रम नव पाषाण काल में माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। और 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व के बीच, यानी कि लगभग 2 से 3,000 साल का जो ड्यूरेशन था, जो अवधि थी, उसे मध्य पाषाण काल के अंतर्गत रखा जाता है। और उससे पहले प्राग ऐतिहासिक काल जो था, उसकी जो अवधि, उसकी जो ड्यूरेशन है वो लगभग मानी जाती है 20-25 लाख ईसा पूर्व से के आसपास से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व के बीच बीच का जो कालक्रम था उसे प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस बात को ध्यान रखिए। अब कृषि की शुरुआत, जैसा कि हम टॉपिक में इस पर चर्चा करेंगे, कृषि की शुरुआत मानी जाती है नव पाषाण काल में। अब ये अधिकांश विद्वान इस बात को स्वीकार करते हैं कि मनुष्य के जीवन में स्थायित्व कब आया, मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया नव पाषाण काल में। लेकिन कुछ विद्वान ऐसे भी है जो ये कहते हैं कि स्थायित्व के कुछ चिन्ह, कुछ लक्षण, कुछ बातें मध्य पाषाण काल में दिखनी शुरू हो गई थी। लेकिन फिर भी ये मान सकते हैं कि पूर्णतः जो स्थायी जीवन था, यानी कि स्थायी जीवन पर एकदम रास्ते पे निकल गया, वो नव पाषाण काल में आता है। इस बात को ध्यान रखें। अब इसका कारण क्या था? नव पाषाण काल में मनुष्य का जीवन स्थायी क्यों हो गया? इसका सबसे जो बड़ा फैक्ट है वो है कृषि। कृषि की वजह से मनुष्य का जीवन क्या हुआ था? स्थायी। यानी कि कृषि मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी क्रांति है। क्यों? क्योंकि इससे जो यायावर प्रजाति का, जो यायावर इधर उधर घूमने वाला जो मनुष्य था, वो अपने जीवन में स्थायित्व को प्राप्त कर गया। इस बात के ध्यान रखें। और नव पाषाण काल में कृषि की शुरुआत मानी जाती है। एक बात ये, अच्छा, कृषि कहते किसे? कृषि का मतलब होता है कि किसी एक निश्चित क्षेत्रफल पर किसी फसल का उत्पादन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृषि कहलाती है। इस बात को ध्यान रखिए। और पशुपालन क्या होती है? कृषि की सहायक क्रिया होती है पशुपालन, यानी कि अपने व्यापारिक या गैर व्यापारिक कार्यों के लिए घर में पशु पालना ही क्या कहलाता है? पशुपालन कहलाता है। इस बात को ध्यान रखिए। और पशुपालन में भी अलग अलग पालन होते हैं, मछली पालन होता है और भी कीट पालन होता है, कई प्रकार के होते हैं। और व्यापार के संदर्भ में, यानी कि कृषि, पशुपालन और व्यापार, इन तीन चीजों के बारे में हम इस टॉपिक पर में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें उत्तर वैदिक काल में, तो अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि आधारित होगी। अब इस बात का बड़ा विशेष ध्यान रखें कि कृषि की प्रधानता ऋग्वैदिक काल के अंत में बढ़ने लगी थी, लेकिन वो एकदम स्पष्ट कहाँ हो गई? वो उत्तर वैदिक काल में आते थे, एकदम स्पष्ट उसकी प्रधानता साबित हो गई। यानी उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था क्या होगी? कृषि प्रधान होगी। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच की जो ड्यूरेशन थी, बीच की जो अवधि थी, उसे माना जाता है। इस बात को भी ध्यान रखिए। और आज से ये कितना प्राचीन हो गया? 2022 चल रहा है। 2022 ये एक साइड में कर दो प्लस में, ये 1000 साल, यानी कि लगभग 3000 साल पहले से, यानी हमारे भारत के 3000 जो स्पष्ट जो साल है, हमारे 3000 सालों का जो स्पष्ट इतिहास है, वो ये बताता है कि भारत में कृषि 3000 सालों से, भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 3000 सालों से कृषि प्रधान है। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें कृषि कार्य और विभिन्न उपजो औजारों का उल्लेख मुख्यतः शतपथ ब्राह्मण। ये शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित ग्रंथ है? तो ध्यान रखना, सामवेद से। और सामवेद को भारतीय संगीत का
जनक माना जाता है। ये भारत की सुंदरता है, भारत की कल्चर की, भारत के साहित्य की सुंदरता है कि सामवेद को जाना किस लिए जाना जाता है, संगीत की उत्पत्ति के लिए। लेकिन सामवेद का जो एक आधारित ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, शतपथ ब्राह्मण, इसमें किसका उल्लेख मिलता है, कृषि संबंधी कार्यों का भी उल्लेख मिलता है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद अथर्ववेद, रामायण और महाभारत इत्यादि में कृषि कार्यों का या कृषि कार्य से संबंधित जितनी भी जो भी क्रियाएं हैं उनका उल्लेख मिलता है। रामायण में क्या उल्लेख मिलता है, तो रामायण में विदेह शासक जनक के द्वारा हल चलाने का उल्लेख मिलता है। विदेह के शासक जनक के द्वारा हल चलाने का उल्लेख कहाँ मिलता है, रामायण में मिलता है, इस बात को ध्यान रखिए। और कई विद्वान कथाओं में माता सीता या जानकी जो है तो उनसे जो कहानी भी जोड़ते हैं, इस प्रकार की एक जो कृषि कार्य के दौरान या हल ऐसे भूमि से उत्पन्न इस प्रकार की कहानी जोड़ी जाती है, उस वो भी कहानी सीधे सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से संबंधित है। उसके बाद बात करें महाभारत, तो महाभारत में श्री कृष्ण ने अपने भाई बलराम को क्या कहा था, हलधर कहा था। इस बात को ध्यान रखना, हलधर किसे कहा गया, बलराम को कहा गया, और किसने कहा था, श्री कृष्ण ने कहा था, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद बात करें अधिक गाय रखना वैभव का प्रतीक, वही राजा द्वारा विद्वानों को गाय दान की जाती थी, इस बात को ध्यान रखिए। यानी कि उत्तर वैदिक काल की बात करें तो गाय रखना अपने आप में एक वैभव था। जिस प्रकार आज जिसके पास जितना पैसा होता है, जितना बड़ा घर होता है, जितनी बड़ी गाड़ी होती है, जितना बड़ा फोन होता है, जितनी बड़ी उसकी पर्सनैलिटी होती है, वो वैभव होता है। लेकिन उस समय जितनी ज्यादा गाय थी वो व्यक्ति उतना ही वैभव में अकड़ में रहता था, उस बात को ध्यान रखिए। इतना ही नहीं, हमारे भारत के इतिहास में मध्यकालीन इतिहास में देखा जाए तो यहाँ पर मुस्लिम शासक था कश्मीर का, जिसका नाम क्या था, जैनुल आबिदीन। जैनुल आबिदीन ने अपने एक दरबारी था, उसको बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में गाय दान दी थी। यानी कि गाय को दान करने की परंपरा ये कोई 100, 200, 500 सालों से नहीं है, ठीक है, ये कब से चली है, 3000 साल से चली आ रही है। और ये प्राचीन काल में भी थी भारत के, और मध्यकाल में भी थी, और पीछे अभी जो मोदी जी पिछले कार्यकाल में एक देश को गाय दी थी, कितनी 500,000 गाय, मतलब उस देश को भारत की तरफ से दी गई थी। तो ये प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत तीनों में गाय दान करना या गाय देने की परंपरा चली आ रही है, हमारे भारत में ये जीवित परंपरा है। उसके बाद बात करें वस्तु विनिमय के साथ सिक्कों या मुद्राओं का भी क्या था, प्रचलन था। और मुद्रा दो रूपों में मिलती थी, एक थी निष्क जो स्वर्ण मुद्रा थी, यानी कि सोने की इकाई थी, और एक थी सत्यमान, सत्यमान यानी कि चांदी की इकाई या चांदी की मुद्रा थी, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद वही कृष्णल तोल की इकाई थी, यानी कि तोलने की जो इकाई थी वो क्या, उसे क्या बोला जाता था, कृष्णल बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद अयोध्या, मथुरा, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ मुख्य व्यापारिक नगर थे, इस बात को ध्यान रखिए। और अयोध्या को आज से लगभग 2-3 साल पहले किस नाम से जानते थे, तो फैजाबाद के नाम से जानते थे। और माननीय यूपी की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने फैजाबाद का नाम बदल के क्या कर दिया था, अयोध्या कर दिया, जो कि उसका मूल नाम, इस बात को ध्यान रखिए, अवध भी उसका मूल नाम था। तो इस प्रकार से ये चीजें हैं। तो उत्तर वैदिक काल के कृषि, पशुपालन और व्यापार के संदर्भ में हमने चर्चा